बचपन में जब हमें स्कूल में कोई लेसन या कोई आंसर याद करने को दिया जाता था तो हम उसे बार बार रिपीट करने में लग जाते थे, ये सोचकर कि उसे रटने से वो हमें याद होगा। और कई लोग को याद रहता भी था, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होते थे या टेस्ट खत्म होता था तो वो सारे आंसर्स हमारे दिमाग से इस कदर साफ हो जाते थे जैसे कभी पढ़े ही ना हो, है ना। वैसे आंसर्स या कहानियां याद करना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जब अलग अलग वर्ड्स या नंबर्स याद करने हो जो एक दूसरे से मैच ना करते हो तो उन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहानी और गाने हमें इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उनका कोई मतलब बनता है। लेकिन जब वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट ही ना करें तो चाहे आप उन्हें कितना ही रट लें वो याद नहीं रहेंगे। और हमारी डेली लाइफ में हमें अक्सर ऐसे ही वर्ड्स और नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी हो या कोई सीक्वेंस, शॉप का नाम हो या फिर कोई एड्रेस, इन केसेस में रटने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आज नहीं तो कल आप इन्हें भूल ही जाएंगे। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप डेली लाइफ से जुड़ी बेसिक चीजें याद रख सकें? बिल्कुल है, और ऐसे एक नहीं बल्कि 5 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप सब चीजें याद रख सकेंगे। हमारा ये शो आपकी इस कॉमन सी प्रॉब्लम का बड़ा ही यूनिक सॉल्यूशन बनकर आया है, क्योंकि इस शो में हम आपको 5 ऐसे मेथड्स बताएंगे जिससे आप चीजें आसानी से याद रख पाएंगे। तो सुनिए हमारे साथ 5 ways to learn faster। ये मेथड उन लोगों के लिए है जिन्हें हर दिन कई सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। ये मेथड उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती हैं। मेनली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पेपर टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स से बनाया जाता है, जिन्हें आंसर करने के लिए उन्हें हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आप जानते हैं एक आर्टिकल कम से कम 5 पेज का तो होता ही है। ऐसे में उन 5 पेजेस में क्या लिखा था उसे समझना और याद रखना खुद भी एक बड़ा टास्क है। और कई बार तो रिसर्च पेपर्स, चैप्टर्स और आर्टिकल्स 25 से 30 पेजेस तक भी पहुंच जाते हैं। अब आप ही बताइए कि एक इंसान जब इन 25 पेजेस को पढ़ ही मुश्किल से पाता है तो इनमें लिखा हुआ कंटेंट याद रखने में उसे कितनी परेशानी होती होगी। इसी मुश्किल को आसान बनाने का काम करती है PQRST मेथड, जिसका मतलब है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समरी एंड टेस्ट मेथड। प्रीव्यू का मतलब है किसी भी बड़े से आर्टिकल को पढ़ने से पहले उसके बारे में ये जान लेना कि वो किस बारे में लिखा गया है, उसमें हम असल में जानने क्या वाले हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन। जब भी आप किसी आर्टिकल की हेडिंग पढ़ेंगे या फिर उसका ओवरव्यू देखेंगे तो आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों होगी, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका मेथड क्या है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद का स्टेप है रीड। यहाँ आपको उस आर्टिकल को पढ़ के अपने मन में आए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। इसके बाद आती है समरी। उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पर आपको एक समरी तैयार करनी है कि आपने इस आर्टिकल को पढ़कर क्या सीखा, और आखिर में खुद का ही एक टेस्ट लेना है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को आर्टिकल देखे बिना आंसर करेंगे। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना याद है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब उन 5 चैप्टर्स में हर एक पेज पर एक लाइन में क्या लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला, और उसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस इस PQRST मेथड को यूज करना है उस चैप्टर को समझने के लिए। पहले आप उस चैप्टर की शुरुआत में दिए गए टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़िए, जहां लिखा होता है कि आपको उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं P फॉर प्रीव्यू। अब नेक्स्ट स्टेप है Q फॉर क्वेश्चंस। जब आप उस टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपके मन में कई सवाल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडिया के बारे में बताया गया है तो आपके मन में बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि इंडिया का कॉलोनाइजेशन कब हुआ, ब्रिटिशर्स क्यों आए, उनके आने से पहले इंडिया कैसा था, उनके आने के बाद क्या चेंजेस आए, 200 सालों में क्या बदला, किसने कैसे फाइट की, कौन कौन से आंदोलन हुए, इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, पार्टीशन के पीछे क्या कारण था, एटसेट्रा। अब जब आपके मन में इतने सवाल हैं तो इन्हें जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है R फॉर रीड। अब आप चैप्टर रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। फिर आपका अगला स्टेप होगा S फॉर समरी, जिसमें आप इन सारे जवाबों को मिलाकर एक छोटी सी कहानी बनाएंगे जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ सके
और फिर आखिरी स्टेप टी फॉर टेस्ट। इसमें आपको अपने सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन चैप्टर में देखे बिना। फॉर एग्जाम्पल, आपका सवाल था कि ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे और क्यों आए, तो इसका जवाब आपको खुद बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आप उस चैप्टर को, उस आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके हैं और अब वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। माइंड मैप्स। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि इस मेथड में हम ड्राइंग से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। माइंड मैपिंग चीजों को याद रखने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि हमें पढ़ी हुई से ज्यादा देखी हुई चीजें याद रहती हैं। अगर आप किसी जगह के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप किसी जगह को खुद देखेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, है ना? इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर माइंड मैपिंग मेथड बनाई गई है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या ऐसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत सी कंट्रीज के नाम याद रखने होते हैं या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है, तो ये मेथड आपके लिए है। आप जब किसी भी कंट्री और उसकी लोकेशन याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप एक वर्ल्ड मैप अपने रूम में लगा कर रखेंगे तो आपको कंट्री और उसकी नेबरिंग कंट्रीज याद रखना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर हम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सारी स्टेट्स को पढ़कर याद रखने की कोशिश करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में है, तो शायद हम इन्हें आगे जाकर भूल जाएं। लेकिन अगर आप इसे एक डायग्राम बनाकर याद रख लेते हैं कि नॉर्थ में ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर है, राइट साइड में ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल है, लेफ्ट में वेस्ट की तरफ गुजरात है, फिर नीचे साउथ की तरफ केरला, कर्नाटका है, तो आपको इन स्टेट्स और उनकी लोकेशन उंगलियों पर याद रहेगी और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इसी मेथड का यूज करके आप अपनी प्लानिंग भी इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी अभी हमने 2024 को वेलकम किया है। इस नए साल में कई लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए होंगे। इन रेजोल्यूशंस को अगर आप एक पेपर पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर रखेंगे तो शायद ये उतने इफेक्टिव साबित ना हो, इसलिए आप इन्हें याद रखने के लिए और डेली फॉलो करने के लिए माइंड मैप्स का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस साल आपने रेजोल्यूशन लिया हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का, जिसमें आपको जिम ज्वाइन करना है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम पर सोना है, अपना सोशल मीडिया टाइम कम करना है और न्यू हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करनी है, जैसे बुक रीडिंग, जर्नलिंग, वॉकिंग, योगा या कुछ और। अब इसके लिए आपको बनाना होगा एक माइंड मैप। माइंड मैप बनाने के लिए आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए और इसके सेंटर में एक सर्कल बनाकर गोल्स 2024 लिख दीजिए। अब जिस तरह एक पेड़ से ब्रांचेस निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इस सर्कल से निकलती हुई 4-5 लाइंस बनाइए और इनमें वो चीज लिखिए जो आपको फॉलो करनी है, जैसे जिम, मिनिमम यूज ऑफ सोशल मीडिया, हेल्दी फूड, रीडिंग एटसेट्रा। अब आप इन कैटेगरीज के आगे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपना काम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिम के आगे अपने वर्कआउट का टाइम, चीट डे, जिम गोल्स एटसेट्रा। हेल्दी फूड के सामने नो शुगर, नो पैकेज्ड फूड, मोर प्रोटीन एटसेट्रा। इस तरह से आप सभी कैटेगरीज को कंप्लीट करके अपना माइंड मैप कंप्लीट कर लीजिए और इसे अपने रूम में ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां से ये आपको रोज दिखाई दे। अब आप जब भी इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में आपकी गोल्स बहुत ही क्लियर होंगे और आपको इन्हें पूरा करने का भी मोटिवेशन मिलेगा। इमर्जन मेथड एक बहुत ही आसान लेकिन डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट मेथड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, मेथड आसान है तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल कैसा होगा। ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इमोशन का मतलब जानना होगा। इमोशन का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से लिक्विड में डुबा देना, जैसे सबमरीन होती है जो पूरी तरह से पानी के अंदर होती है, उसे हम इंग्लिश में इमर्स होना कहते हैं, यानी पूरी तरह से डूब जाना। अब हम इस मेथड का यूज समझते हैं। इमोशन मेथड में एक्चुअली हम भी पूरी तरह से डूब जाते हैं, पानी में नहीं बल्कि लर्निंग में। मान लीजिए कि आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज या कोई भी लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से इस लैंग्वेज में इन्वॉल्व करना होगा। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो आप फ्रेंच मूवीज देखिए, फ्रेंच में बात कीजिए, यहाँ तक कि सोचिए भी फ्रेंच में।
क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उसका हम पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हम यही गलती करते हैं कि हम पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके बोलते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लुएंट नहीं हो पाते। अगर आप उसी लैंग्वेज में सोचना शुरू कर देंगे जिसे आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए इसे बोलना आसान हो जाएगा। गलती करने से डरिए मत, अभी आप सीख रहे हैं और इसीलिए आपसे गलती हो सकती है। ये नॉर्मल है और वैसे भी जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहिए। आप नई लैंग्वेज सीखते हुए ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उस लैंग्वेज में इंटरैक्ट करें। आप अपने फोन की सेटिंग चेंज करके उसे फ्रेंच में सेट कर सकते हैं, ताकि आपको फोन में दिखने वाले वर्ड्स फ्रेंच में नजर आएं और आप जब उसे रोज रोज देखेंगे तो वो आपको याद हो जाए। इसके अलावा आप अपने नोट्स लिखने के लिए, जर्नल लिखने के लिए भी फ्रेंच का यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाए। बिलीव मी, जब आप अपने आप को इस नई लैंग्वेज में कंप्लीटली इमर्स कर लेंगे तो आप कुछ ही महीनों में इस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाएंगे। इस मेथड को आप लैंग्वेज के अलावा भी किसी भी चीज को याद करने में यूज कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव और आसान है, बस आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना होगा। ये मेथड आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करने के लिए बेस्ट मेथड है। आपने तो सुना ही होगा, हर सक्सेसफुल इंसान भी यही कहता है कि हमें हर रोज बुक पढ़नी चाहिए। आखिर बुक्स लिखी ही इसलिए जाती हैं ताकि हम उन्हें पढ़ सकें, उनसे कुछ सीख सकें। कोई भी आम इंसान तो बुक लिखेगा नहीं। किताबें तो तभी लिखी जाती हैं जब आपके पास नॉलेज हो, ऐसी नॉलेज जो आप दुनिया से शेयर करना चाहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किताब रोज पढ़ नहीं पाते। कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो कुछ लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्पीड रीडिंग मेथड। इस मेथड में आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए अपनी फिंगर को किताब की लाइंस पर रखकर फिर पढ़ना है, वैसे ही जैसे हम बचपन में उंगली रखकर किताब पढ़ा करते थे। ऐसा करने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कम होता है और हम जल्दी जल्दी पढ़ पाते हैं। दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आप मन में पढ़ने की बजाय लाउडली पढ़िए। इससे एक तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और दूसरा आपको पढ़ा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हर रोज अपने दिन का कुछ टाइम रीडिंग को देकर देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। इससे आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी। पेगिंग एक बहुत ही आसान और मजेदार मेथड है। इस मेथड का यूज करके आप कोई भी नंबर, किसी भी सीक्वेंस या फिर वर्ड्स को याद रख सकते हैं। पेगिंग मेथड में हम चीजों को याद रखने के लिए सबसे पहले नंबर्स का यूज करना सीखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई 10 चीजें या 10 पॉइंट्स या फिर 10 लोगों का नाम या फिर कोई भी सीक्वेंस याद करना है। इन्हें याद रखने के लिए हम नंबर्स की राइमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। ये राइमिंग वर्ड्स वाला मेथड काफी आसान है। जैसे 1 का राइमिंग वर्ड होगा फन, गन, डन, मन, सन। इसी तरह 2 का राइमिंग वर्ड होगा शू, लू, डू, यू, ब्लू। 3 का हो सकता है फ्री, ट्री। 4 का हो सकता है मोर, पोर। 5 का लाइफ, वाइफ, नाइफ। 6 का मिक्स, विक्स। 7 का हेवन। 8 का लेट, 9 का फाइन और 10 का मैन। आई नो, अभी आप ये राइमिंग वर्ड सुनकर बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनका करना क्या है, लेकिन ये आगे बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से हर एक नंबर के लिए कोई भी राइमिंग वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक और उसके बाद आपको जो भी सीक्वेंस याद रखना है, आप उन्हें इस नंबर से कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको वो सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रह जाएगा। हम इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में या आपके साथ आपकी टास्क में 10 लोग हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं। इनके नाम हैं अभिषेक, आकृति, जय, तान्या, शिखा, लक्ष्य, ध्रुव, अनामिका, कशिश और नैना। इन सभी लोगों से आप पहली बार मिले हैं और पहले ही दिन आपको इनके नाम याद रखने हैं। अब ऐसे तो आपको नाम याद रहेंगे नहीं, तो आप इस पेगिंग मेथड का यूज करके याद कीजिए कि आपने किस नंबर के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड सेलेक्ट किया था। मेरे लिए 1 का राइमिंग वर्ड है फन और मैं इसके साथ उस लड़की या लड़के का नाम जोड़ दूंगा जो मुझे फनी लग रहा हो या बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कशिश। अब 2 का राइमिंग वर्ड है ब्लू और ब्लू से मुझे याद आ रहा है कि ब्लू तो आंखें होती हैं,
इसलिए मैं नैना का नाम ब्लू से याद रख लेता हूं। इसी तरह 3 का राइमिंग वर्ड है ट्री। ट्री पर होती हैं ब्रांचेस जिन्हें कहते हैं शाखा, और इससे मिलता जुलता नाम है शिखा, तो मैं शिखा को इससे याद रखूंगा। 4 का राइमिंग वर्ड हो सकता है शोर, और शोर तब होता है जब हम जयकारा लगाते हैं, इसलिए शोर को मैं जय के नाम से लिंक कर देता हूं। 5 का राइमिंग वर्ड है वाइफ। अब अगर आपको किसी की वाइफ का नाम नहीं पता तो आप उसे अनामिका कह सकते हैं, क्योंकि अनामिका का मतलब होता है वो लड़की जिसका कोई नाम ना हो। तो हम 5 को अनामिका के नाम से लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट है 6, जिसका राइमिंग वर्ड होगा फिक्स, और हम फिक्स तो अपने लक्ष्य को ही कर सकते हैं, तो लक्ष्य का नाम याद रह गया 6 से। इसके बाद है 7, जिसका राइमिंग वर्ड है हेवन यानी स्वर्ग, और स्वर्ग में होते हैं तारे, जिसमें एक तारा ध्रुव तारा भी है, इसलिए ध्रुव का नाम ऐसे याद रह गया। अगला है 8, जिसका राइमिंग वर्ड है वेट, और मान लीजिए कि तान्या है, उसका वेट बहुत ही कम है, तो मैं उन्हें इससे याद रख लूंगा। अगला है 9, उसका राइमिंग है लाइन, जिससे कोई भी आकृति बन सकती है। और आखिरी है 10, जिसका राइमिंग वर्ड है मैन, और अभिषेक की बॉडी वगैरह देखकर ये राइमिंग वर्ड उसी पर सूट करेगा। खेल बच्चों जैसा है लेकिन उतना ही मजेदार और काम का है। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, हर किसी सिचुएशन में फिट थोड़ी ना होंगे, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये वर्ड आपकी कहानी के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन में फिट बैठ जाएंगे, बस जरूरत है तो थोड़ा क्रिएटिवली सोचने की। नंबर्स की ही तरह आप इसमें अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, A to Z तक। तो आप सभी को अल्फाबेट्स तो आते होंगे, और इनके तो वर्ड्स भी हम सभी को अच्छे से याद होते हैं। A for apple, B for ball। बस इसी तरह आप इन्हें भी किसी के नाम और चीजों से रिलेट करके अपनी एक कहानी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई नंबर याद रखना है। नंबर्स के लिए आपको 0 to 9 तक हर एक नंबर को एक लेटर असाइन करना है, जैसे 0 के लिए J, 1 के लिए K, 2 के लिए L, 3 के लिए M, 4 के लिए N, 5 के लिए P, और इसी तरह आगे भी। अब मान लीजिए कि आपको किसी का हाउस नंबर याद रखना है, जो कि 341, 3 के लिए M, 4 के लिए N और 1 के लिए K, यानी MNK। अब बस आप इनके बीच एक एक वॉवल फिट करके कोई भी एक वर्ड बना लीजिए, जैसे मानिक, जैसे MANIK, मानिक। मैंने बस इन तीनों लेटर्स के बीच में एक वॉवल लिखा है, और इससे एक वर्ड तैयार हो गया जो याद रखने में बिल्कुल आसान है। कई बार क्या होता है कि हम नंबर्स याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी डिजिट हमसे इधर उधर हो जाते हैं। जैसे 341 का कभी कभी हम 431 या 314 याद रह जाता है, लेकिन इस मेथड से अगर आप इसे याद रखेंगे तो गलती होने का सवाल ही नहीं होगा, और प्रैक्टिस के साथ आपको और आसानी भी हो जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखिए कि आप 0 to 9 तक के लेटर्स के लिए अल्फाबेट्स फिक्स रखिए, जिसे आप हर बार यूज करेंगे। इससे आपको बाद में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस नंबर को मैंने कौन सा अल्फाबेट दिया था। इस शो में हमने सीखी 5 आसान और मजेदार मेथड्स जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को याद रख सकते हैं। पहला मेथड था PQRST मेथड, जिसमें हमने प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समरी और टेस्ट के बारे में सीखा। दूसरा मेथड था माइंड मैपिंग मेथड, जिसमें हमने विजुअलाइजेशन और डायग्राम्स का यूज करना सीखा ताकि हम इंफॉर्मेशन इजीली याद रख सकें। फिर हमने सीखा इमोशन मेथड के बारे में, जिससे हम नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। फोर्थ मेथड था स्पीड रीडिंग मेथड, और आखिरी में हमने सीखा पेगिंग मेथड। अब इस शो को सुनने के बाद हम आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं। इस शो में सिखाए गए किसी भी एक मेथड को आप सभी इंप्लीमेंट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा। आप पेगिंग को यूज करके कोई फोन नंबर याद रख सकते हैं, या फिर माइंड मैपिंग को यूज करके कोई रेसिपी याद रख सकते हैं, या फिर आप PQRST मेथड यूज करके किसी आर्टिकल को याद रख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया